बायजूस एग्जाम प्रेप आपकी सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी के लिए एक प्रवेश द्वार की तरह रहा है। हम अपने YouTube चैनल के जरिए 2023 में आपके लिए और भी बेहतर प्रयास करने जा रहे हैं। 3 जनवरी 2023 से द हिंदू समाचार पत्र विश्लेषण प्रतिदिन दोपहर 12 बजे से लाइव होगा, जिसमें आप अपने पसंदीदा शिक्षक के द्वारा अपनी पढ़ाई कर सकते हैं। इतना ही नहीं, इस प्रतिष्ठित परीक्षा को उत्तीर्ण करने में आपकी सहायता हेतु नए साल के लिए और भी ज्यादा पहले हमारी तरफ से आपके लिए आयोजित की जा रही हैं। हमारे YouTube चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और अपने सिविल सपने को उड़ान दें। नमस्कार, बायजूस एग्जाम प्रेप आईएएस हिंदी प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग 30 दिसंबर 2022 के दैनिक क्विज की चर्चा करेंगे, जो कि आपके आगामी संघ लोक सेवा आयोग की प्रारंभिक परीक्षा के दृष्टिकोण से लाभदायक सिद्ध हो सकता है। तो आइए पहले प्रश्न की ओर चलते हैं। दिया गया है कि ऑपरेशन ग्रीन्स योजना निम्नलिखित में से किसके तहत चलाई जा रही है। दिया गया है राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना या राष्ट्रीय सतत कृषि मिशन। तो दोस्तों, इसमें उत्तर क्या होगा? प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना। तो दोस्तों, प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना के तहत 2018 में ही ऑपरेशन ग्रीन्स को शुरू किया गया था। इस योजना के 2 घटक हैं, एक है अल्पकालिक और दूसरा है दीर्घकालिक हस्तक्षेप। यानी बजट घोषणा 2021-22 में इस योजना के अंतर्गत दीर्घकालीन हस्तक्षेपों के अर्थात मूल्य श्रृंखला विकास का दायरा टॉप का मतलब क्या हुआ? यहाँ पर टोमेटो, ओनियन एंड पोटैटो यानी आलू, प्याज और टमाटर फसलों को बढ़ाकर 22 फसलों तक कर दिया गया था। उत्पादन समूहों की सूची के साथ 22 फसलों के लिए योजना दिशा निर्देश को जून 2022 में अधिसूचित किया गया। अब मूल्य श्रृंखला परियोजनाओं की स्थापना के लिए 35 से 50% की सीमा में सहायता अनुदान प्रदान किया जाएगा। तो दोस्तों, यह ऑपरेशन ग्रीन योजना अगर देखा जाए तो ऑपरेशन फ्लड की तर्ज पर सरकार के द्वारा यानी प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना के तहत 500 करोड़ रुपए की यह नई स्कीम की घोषणा की गई है। तो इसका उद्देश्य यह है कि टॉप उत्पादन क्लस्टरों और उनके एफपीओज को सुदृढ़ करने और उन्हें बाजार से जोड़ने के लिए लक्षित हस्तक्षेप द्वारा टॉप का उत्पादन करने वाले किसानों को मिलने वाले मूल्य में वृद्धि से है। दोस्तों, टॉप क्लस्टरों में यथोचित उत्पादन योजना और दोहरे उपयोग वाली किस्मों को शामिल करते हुए उत्पादकों एवं उपभोक्ताओं के लिए मूल्य स्थिरीकरण। तो इस तरह से इस योजना के उद्देश्य हैं। दोस्तों, इस प्रकार कैलेंडर वर्ष 2022 में अगर हम बात करें तो ऑपरेशन ग्रीन्स योजना के तहत कुल 46 नई परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ईयर एंड रिव्यू 2022 मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री। तो ये देख सकते हैं 46 न्यू प्रोजेक्ट अप्रूव्ड अंडर द ऑपरेशन ग्रीन्स स्कीम इन कैलेंडर ईयर 2022। अब बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा प्रधानमंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजना का सर्वोत्तम वर्णन करता है? दोस्तों, इस प्रश्न का उत्तर आप लोग सोचिए, तब तक हम इस योजना के बारे में चर्चा कर देते हैं। तो दोस्तों, यह योजना 2016 में शुरू की गई थी और यह श्रम एवं नियोजन मंत्रालय के द्वारा क्रियान्वित की जा रही है। दोस्तों, इस योजना के दोहरे लाभ हैं। वेतन के 12% के ईपीएफ अंशदान के भुगतान के माध्यम से प्रतिष्ठान में कर्मचारी आधार बढ़ाने के लिए नियोक्ता को प्रोत्साहित किया जाता है और ऐसे प्रतिष्ठानों में बड़ी संख्या में श्रमिकों को रोजगार प्राप्त होता है। साथ ही इन श्रमिकों को भविष्य निधि, पेंशन एवं मृत्यु से जुड़े बीमा के माध्यम से सामाजिक सुरक्षा लाभ प्राप्त है। यह नियोक्ताओं को नए रोजगार सृजित करने के लिए प्रोत्साहित करता है एवं इसका उद्देश्य अनौपचारिक श्रमिकों को औपचारिक कार्यबल में लाना भी है। और मैं आशा करता हूं कि आप लोगों ने अभी तक इसका उत्तर दे दिया होगा। तो इसमें यही उत्तर होगा, यह रोजगार सृजन के लिए ऐसे नियोक्ताओं को प्रोत्साहित करने की योजना है जो कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के साथ पंजीकृत हैं। तो अतः उत्तर ए होगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यह भी पीआईबी में आई हुई खबर है और यह इस योजना को कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के माध्यम से क्रियान्वित किया जाता है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं प्रधानमंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजना की चर्चा की गई है। अब बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न की ओर। जेम्स वेब टेलीस्कोप के संबंध में
निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, यूरोपीय स्पेस एजेंसी, द जापान एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी और कनाडियन स्पेस एजेंसी की संयुक्त परियोजना है। दूसरा है, यह एक इंफ्रारेड वेधशाला है जो पृथ्वी की निचली कक्षा में परिक्रमा कर रही है। तीसरा है, इससे पहले नेक्स्ट जनरेशन स्पेस टेलीस्कोप के रूप में जाना जाता था। तो दोस्तों, इसमें दिया गया है इन तीनों कथनों में, उपरोक्त कथनों में से कितने सही हैं। तो यहाँ पर दिया गया द नेशनल एरोनॉटिक एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, जिसे नासा कहते हैं, यूरोपीय स्पेस एजेंसी और कनेडियन स्पेस एजेंसी की यह संयुक्त परियोजना है, न कि द जापान एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी की। तो यहाँ पर यह कथन असत्य हो जाता है। दोस्तों, यह एक इंफ्रारेड वेधशाला है जो पृथ्वी की निचली कक्षा में परिक्रमा कर रही है। यह कथन एकदम सत्य है, क्योंकि दोस्तों यह दूरबीन बाहरी अंतरिक्ष से आने वाली इंफ्रारेड प्रकाश तरंगों को पहले से ज्यादा इस सटीकता के साथ अध्ययन करने में सक्षम है। वेव्स स्पेस टेलीस्कोप के लॉन्च होने से यह ब्रह्मांड के कई सारे रहस्यों को कुछ पाने में एक मुख्य भूमिका निभाएगा। दोस्तों, यह ब्रह्मांड के निर्माण से पूर्व की जानकारी को भी खोज पाने में सक्षम होगा। कौन? जेम्स वेब टेलीस्कोप। और दोस्तों, आपको बता दें कि नासा द्वारा निर्मित यह जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप हबल टेलीस्कोप से 100 गुना ज्यादा ताकतवर है। दोस्तों, इसमें कहा है कि इससे पहले नेक्स्ट जनरेशन स्पेस टेलीस्कोप, तो इसका निर्माण अभी 2022 में ही किया गया। अभी कुछ दिन पहले ही इसको फ्रेंच गुयाना से लॉन्च किया गया है। तो इस तरह से यह तीसरा कथन भी असत्य हो जाता है, क्योंकि अभी तक अगर देखा जाए तो दोस्तों हबल टेलीस्कोप के माध्यम से जानकारी हासिल हो रही थी। नासा ने अप्रैल 1990 में अपना पहला अंतरिक्ष टेलीस्कोप प्रक्षेपित किया था और इसी की मदद से ब्रह्मांड की उम्र 13 से 14 करोड़ वर्ष के बीच अनुमानित की गई थी। लेकिन पिछले 6 महीनों पहले हबल टेलीस्कोप ने काम करना बंद कर दिया। इसकी भरपाई के लिए नासा ने अब इससे ज्यादा और ताकतवर दूरबीन जेम्स वेब टेलीस्कोप को लॉन्च कर दिया है। तो इस तरह से इसमें केवल एक कथन सही है, वह है दूसरा। तो यहां पर आप देख सकते हैं, इंडियन एक्सप्रेस में आई हुई खबर है, नासा ने अभी हाल ही में अपना अब तक का सबसे शक्तिशाली दूरबीन जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप को सफलतापूर्वक लॉन्च किया है, जो कि टेलीस्कोप विश्व का सबसे शक्तिशाली टेलीस्कोप है और यह ब्रह्मांड के समस्त राज खोलने में सक्षम है। और दोस्तों, इसे 25 दिसंबर को फ्रेंच गुयाना स्थित लॉन्चिंग बेस से लॉन्च कर दिया गया है और इसे नासा, यूरोपीय एजेंसी, कैनेडियन स्पेस एजेंसी ने तैयार किया है संयुक्त रूप से। और इस टेलीस्कोप को बनाने में कुल 75,000 करोड़ रुपए का खर्च आया है, जो कि यह दुनिया का सबसे ताकतवर टेलीस्कोप है। अब बढ़ते हैं चौथे प्रश्न की ओर। ढेबर आयोग ने आदिम जनजातीय समूहों को एक अलग श्रेणी के रूप में वर्गीकृत किया, जो जनजातीय समूहों के बीच कम विकसित है। दोस्तों, यह कथन एकदम सत्य है, क्योंकि 1973 में ढेबर आयोग ने जनजातीय समूहों के मध्य सबसे कम विकसित जातियों को आदिम जनजातीय समूह यानी प्रिमिटिव ट्राइबल ग्रुप, जिसे पीटीजी कहते हैं, याद रखिएगा, कि एक अलग श्रेणी के रूप में वर्गीकृत किया था। और दोस्तों, 1975 में भारत सरकार द्वारा सबसे कमजोर आदिवासी समूहों को पीवीटीजी नामक एक अलग श्रेणी के रूप में चिन्हित करने की पहल की गई तथा 52 ऐसे समूहों को अधिसूचित किया गया। और दोस्तों, वर्ष 1993 में 23 अन्य समूहों को पीवीटीजी के अंतर्गत डाला गया। इस तरह से वर्तमान में पीवीटीजी श्रेणी में 75 समूह सम्मिलित हैं। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार 18 से अधिक राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेशों, जिसमें अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में यह सभी पीवीटीजी फैले हुए हैं। तो दोस्तों, पीवीटीजी में सबसे अधिक जनसंख्या अगर बात किया जाए जो समूह है वह उड़ीसा का है। यहाँ की कम से कम 13 जनजातीय समूह इसमें शामिल हैं। दूसरे स्थान पर आंध्र प्रदेश आता है। और दोस्तों, वर्ष 2006 में पीटीजी का नाम बदलकर पीवीटीजी कर दिया गया था। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि दूसरा कथन दिया है कि उड़ीसा में विशेष रूप से कमजोर जनजाति समूहों की संख्या सबसे अधिक है, तो यह भी कथन सत्य है, पहला भी सही है। तीसरा है जारवा और ओंगे उड़ीसा के कुछ विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह हैं। दोस्तों, ये कथन असत्य हो जाता है, क्योंकि जारवा, ओंगे, सेंटिल, ग्रेट अंडमानीज, निकोबारीज, शोम्पेन, ये सब जनजातियां अंडमान निकोबार में पाई जाती हैं, न कि उड़ीसा में। तो इस तरह से कथन 1 और 2 सही है, उत्तर डी होगा।
दोस्तों इससे संबंधित द हिंदू में आई हुई खबर है। यहाँ पर आप देख सकते हैं यह बोंडा ट्राइब्स की बात की जा रही है। तो बोंडा ट्राइब्स यहाँ पर देख सकते हैं कि यह उड़ीसा के मलकानगिरी डिस्ट्रिक्ट में पाई जाती है। बोंडा ट्राइबल पीपल ट्रेडिशनली यूज्ड ओनली बीड्स। यहाँ पर आप देख रहे हैं ना, यह कपड़ों के साथ साथ ये बीड्स का प्रयोग करते हैं। यह जनजातियां अन्य लोगों से एकदम अलग होती हैं, तो इसका इस समय ट्रेडिशनल फैशन के रूप में इसको देखा जा रहा है। तो दोस्तों यहाँ पर हमने कुछ बिंदु दिए हैं, इसे जरूर देखिएगा। अब बढ़ते हैं 2018 में आया हुआ प्रश्न है, 3D मुद्रण का निम्नलिखित में से किसमें प्रयोग होता है? मिष्ठान की चीजें बनाने में, जैव इलेक्ट्रॉनिक कर्ण के निर्माण में, ऑटोमोटिव उद्योग में, पुनर्निर्माणकारी शल्यकर्म में, डेटा संसाधन प्रौद्योगिकी में। तो दोस्तों इसमें या पांचों में इसका प्रयोग किया जाता है 3D मुद्रण का। दोस्तों 3D प्रिंटिंग, जिसे एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग के रूप में जाना जाता है, 3 आयामी ऑब्जेक्ट को संश्लेषित करने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली विभिन्न प्रक्रियाओं को संदर्भित करता है। 3D प्रिंटिंग में एक वस्तु बनाने के लिए सामग्री के लगातार परतें कंप्यूटर नियंत्रण के तहत बनती हैं और यह ऑब्जेक्ट लगभग किसी भी आकार या ज्यामिति का हो सकता है। आजकल इसका प्रयोग बहुतायत हो रहा है, जैसे पर्यावरणीय उपकरण सामान में, जैव इलेक्ट्रॉनिकीकरण के निर्माण में, मिष्ठान की चीजें बनाने में, ऑटोमोटिव उद्योग में, पुनर्निर्माणकारी शल्यकर्म में तथा डेटा संसाधन प्रौद्योगिकी में किया जाता है। तो ऐसे में उत्तर डी सही है। अब बढ़ते हैं दोस्तों, प्रधानमंत्री किसान समृद्धि केंद्र की बात करेंगे। यह एक नई योजना है। तो यूनियन मिनिस्टर ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर डॉक्टर मनसुख मंडाविया वर्चुअली इंटरेक्ट विथ फार्मर्स एंड रिटेलर्स फ्रॉम ओवर 9,000 प्रधानमंत्री किसान समृद्धि केंद्र अक्रॉस द कंट्री। तो उन्होंने वर्चुअली बातचीत की। तो दोस्तों यह प्रधानमंत्री किसान समृद्धि केंद्र है क्या? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा 17 अक्टूबर 2022 को यह सम्मेलन में 600 पीएम किसान समृद्धि केंद्र का उद्घाटन करते हुए देश के सभी समृद्ध केंद्रों का शुभारंभ किया। और इसके साथ ही प्रधानमंत्री जी के द्वारा इस योजना के अंतर्गत 3.3 लाख से ज्यादा खुदरा उर्वरक दुकानों को प्रधानमंत्री किसान समृद्धि केंद्र में बदलने की घोषणा भी की गई है, जिसे चरणबद्ध तरीके से प्रधानमंत्री किसान समृद्धि केंद्र में बदला जाएगा। यहाँ पर इस चित्र के माध्यम से देख सकते हैं कि किसानों को अब एक ही दुकान पर सभी प्रकार यानी उर्वरक भी मिलेगा, बीज मिलेगा, दवाएं मिलेंगी, सभी उर्वरक एक ही स्थान पर मिलेगा। तो दोस्तों इसका उद्देश्य यही है कि किसानों को खाद, बीज, खेती से जुड़े सभी तरह के उपकरण, मिट्टी का टेस्ट, खेती से जुड़ी हर प्रकार की जानकारी को पहुंचाया जाए। यानी समृद्धि केंद्र पर किसानों को सभी प्रकार की सुविधाएं यहां पर दी जाएंगी। तो इसका उद्देश्य यही है कि 1 नेशन 1 फर्टिलाइजर। दोस्तों अब इसमें जो अगर हम बात करें, इसकी विशेषताओं की बात करें, तो यह 3.3 लाख पीएम किसान समृद्धि केंद्रों की उपलब्धता, यानी इस जो भी यह रिटेलर्स दुकानें हैं उनको प्रधानमंत्री किसान समृद्धि केंद्र के रूप में चरणबद्ध तरीके से बदल दिया जाएगा। और इस तरह से यूरिया, डीएपी, नैनो यूरिया आदि की बिक्री यहां से की जाएगी और किसान विज्ञान केंद्र से भी इसे जोड़ा जाएगा। बीज, उर्वरक की उपलब्धता भी, खेती की मिट्टी की टेस्टिंग यहाँ की जाएगी। किसानों की ट्रेनिंग व जागरूकता हेतु महीने में 2 बार किसानों के साथ बैठक और भारत ब्रांड फर्टिलाइजर के प्रोडक्ट की उपलब्धता होगी और कृषि यंत्रों की बिक्री भी यहाँ पर की जाएगी। और दोस्तों इससे लाभ क्या होगा? तो दोस्तों देश भर के किसान पीएम किसान समृद्धि केंद्र का लाभ उठा सकते हैं। इन केंद्रों पर किसानों को उर्वरक, कीटनाशक की खरीद करने के साथ साथ बहुत से ऐसे फार्म इक्विपमेंट, मशीनरी इत्यादि भी किराए पर लेने की सुविधा दी जाएगी। किसान इन केंद्रों पर कृषि से संबंधित परामर्श के साथ मिट्टी की जांच इत्यादि की सुविधा का भी लाभ उठा सकता है। 1 नेशन 1 फर्टिलाइजर स्कीम के अंतर्गत भारत ब्रांड का फर्टिलाइजर विभिन्न केंद्रों में बेचा जाएगा। भारत किसान समृद्धि केंद्र पर किसानों को सरकारी योजनाओं के प्रति जागरूकता भी प्रदान की जाएगी, जिससे कि वह अपने हितों में संचालित योजनाओं का लाभ उठाकर लाभान्वित हो सकें। अब किसानों को खेती से जुड़े जरूरत के सामान और जानकारी प्राप्त करने के लिए अलग अलग दुकानों पर नहीं जाना पड़ेगा। तो ये सब इसके लाभ हैं। दोस्तों आज के लिए आप लोगों के लिए पहला प्रश्न है कि टोडा जनजाति कहाँ पाई जाती है। दोस्तों दूसरा महत्वपूर्ण प्रश्न है कि फ्रेंच गुयाना किस महाद्वीप में स्थित है और इसकी राजधानी क्या है। तो इस तरह से इन दोनों प्रश्न के उत्तर जरूर दीजिएगा। आशा करता हूं कि आज का वीडियो आप लोगों को अच्छा लगेगा। यदि अच्छा लगे तो प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।